हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज इस सेशन में हम यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को नेक्स्ट 60 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कवर करने वाले हैं। एग्जामिनेशन के लिए इस यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको स्मार्ट ट्रिक्स के साथ याद रखना मैं आपको बताऊंगी। एंड उसके साथ ही इस वीडियो में आपको एक क्लियर आइडिया भी हो जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड आपकी फाइनल रिवीजन के लिए भी ये सेशन बहुत हेल्प करेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हिंदी में बोला जाता है सतत विकास के लक्ष्य। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्य। अब देखो, एक प्रॉपर डेवलपमेंट जब सभी कंट्री की चाहते थे, तो अथॉरिटीज ने क्या किया, कुछ गोल्स बना लिए, कुछ लक्ष्य बना लिए और फिर सब लोग उन लक्ष्य को अचीव करने की ओर लग गए। ठीक है, तो ये इसमें 17 लक्ष्य हैं, 17 गोल्स हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। इसमें आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 11 नंबर का गोल कौन सा है, 6 नंबर का गोल कौन सा है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक स्टोरी की तरह बताऊंगी, तो सबसे पहले देखो, चीजें शुरू होती हैं गरीबी से। तो सबसे पहला गोल ये था कि गरीबी को वो हटाएंगे। अब देखो, अगर पूरे देश में, देश की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, यहाँ पर अगर कहीं पर भी गरीबी, पॉवर्टी नहीं रहेगी, इसका मतलब ये है कि सब लोग खाना खाएंगे, तो शून्य भूखमरी, जीरो भूखमरी यहाँ पर हो जाएगी। सब लोग गरीब नहीं रहेंगे, सब लोग अच्छा कमाएंगे, तो भूखमरी नहीं होगी। उसके बाद अगर किसी को कोई भूखा नहीं है तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, जो कि गोल नंबर 3 में बताया गया है। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि जिसकी अगर हेल्थ अच्छी है तो वो एक अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। अगर किसी के पास एक एजुकेशन बहुत क्वालिटी लेवल की है, तो अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान देश में होगा, सब लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो वो जेंडर इक्वालिटी को मानेंगे।
वो लैंगिक समानता की ओर ध्यान देंगे कि महिला पुरुष बराबर हैं, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, कोई किसी से कम नहीं होता। ठीक है? इसके बाद अगर समान सबको मानकर चलते हैं, तो अब इसके साथ-साथ आपको स्वच्छ जल और सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता की ओर भी ध्यान रखना है। अगर आप लोग स्वच्छता की ओर ध्यान रखोगे, अच्छा पानी पियोगे, अपने आस-पास सफाई रखोगे, तो आप लोगों का वातावरण अच्छा होगा, पूरा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी मिलेगी। ये है 7वां गोल। 8वां गोल बोलता है कि अगर आप लोग एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छे साफ-सुथरे वातावरण में रहोगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, जिससे कि आपकी अपनी प्रगति के साथ-साथ देश की भी आर्थिक वृद्धि होगी। अब देश की अगर आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो बहुत सारे उद्योग और लगेंगे, नवाचार होगा, बुनियादी सुविधाएँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, जो कि गोल नंबर 9 हमें बताता है। हर एक गोल एक-दूसरे के साथ रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि इनको याद रखना मुश्किल है, जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे स्टोरी की तरह याद रखो, बहुत ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद आता है रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब देखो, यहाँ पर जैसे बताया गया था कि पढ़े-लिखे लोग होंगे तो इनइक्वालिटी को भी ऑटोमैटिकली घटा ही देंगे। वो सबको बराबर का अधिकार देंगे, असमानताओं की कमी होगी, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिर्फ महिलाएँ काम कर सकती हैं, पुरुष काम नहीं कर सकते। सबको बराबर के समान अधिकार यहाँ पर फिर मिलेंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटी एक बहुत ही अच्छी संवहनीय शहर और समुदाय आप लोग बनाएँगे, एजुकेटेड लोग होंगे, पढ़े-लिखे लोग होंगे, महिला, पुरुष सब अपने-अपने एंड पर अगर कमा रहे होंगे, तो एक अच्छा समुदाय आप लोग बनाओगे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है संवहनीय उपयोग और उत्पादन, तो एक सस्टेनेबल कंज़म्पशन और प्रोडक्शन होगी। एक अच्छे से हमें पता होगा किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको और प्रोड्यूस करना है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट हमारा बहुत अच्छा रहेगा। जलवायु कार्यवाही भी बहुत ज़रूरी है। सो जलवायु कार्यवाही में सबसे पहले आ जाता है कि पानी के नीचे जो मछलियाँ होती हैं और भी जीव होते हैं, उनको कैसे बचाया जाए। अब देखो, जैसे बहुत ज़्यादा लोग आपने देखे होंगे, पॉल्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा कि गंदा नदियों और नालों का पानी कहाँ जाता है? नदियों में मिला दिया जाता है। आपके घर का गंदा पानी नदियों नालों में मिला दिया जाता है, जिससे पानी के अंदर रह रहे जीवों को बहुत नुकसान होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ खत्म भी हो गई हैं। तो उनको बचाने के लिए गोल नंबर 14 में कहा गया है। गोल नंबर 15 कहता है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि थलीय जीवों की सुरक्षा, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, इनको कैसे बचाया जाए। उसके बाद आता है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएँ, ठीक है? आस-पास शांति रहेगी, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगा। और लास्ट वाला गोल जो है, वो सब गोल्स को अचीव करने के लिए आप सबकी पार्टनरशिप, आप सबकी जुटता, आप सबकी भागीदारी माँगता है। तो ये 17 गोल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे ही जाते हैं। ओके? अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है सबसे पहले कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको किसने जारी किया? तो इसको जारी किसने किया था? आप लोगों को कल ही हमने नीति आयोग के बारे में बताया है ना? नीति आयोग बहुत बार आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दे चुकी हूँ, डिस्कस भी कर चुकी हूँ। सो नीति आयोग ने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स को 2018 में लागू किया था। एंड ये जितने भी टारगेट्स हैं, ये अभी तक ऐसा नहीं है कि बस बना दिए और छोड़ दिए। ऐसा है कि ये सारे टारगेट्स को अचीव करना है इंडिया ने और बाकी कंट्रीज ने कब तक? 2030 तक। जैसे कि जेंडर इक्वालिटी अभी तो काफ़ी है, बट 2030 तक ये पूरी तरीके से प्रॉपर हर एक गोल को अचीव करना एक इन्होंने एक लक्ष्य माना हुआ है। ओके? सो कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखो, 17 गोल्स हैं, 17 लक्ष्य हैं और 169 ऑब्जेक्टिव्स हैं। 169 उद्देश्य हैं। 17 लक्ष्य हैं और 169 उद्देश्य इसमें शामिल हैं। ओके? सो देखो, ये जो 17 गोल्स आए थे, इससे पहले ये आया था। ये क्या है? ये एसडीजी है। एसडीजी का मतलब होता है, सॉरी, एसडीजी वो था, ये एमडीजी है। एमडीजी। एमडीजी का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। सो ये गोल्स क्या थे? इसमें सिर्फ आपके पास 8 गोल्स हैं एंड इन 8 गोल्स को कब तक पूरा करना था? 2015 तक पूरा करना था। तो ये गोल्स जैसे ही अचीव हो गए, उसके बाद ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स को रखा गया था। ठीक है?
एग्जाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े, इसमें पूछा है गोल नंबर 10, 13, 14 एंड 15 कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आंसर नहीं बताऊंगी, ये दे दिया मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी से बताइए गोल नंबर 10, 13, 14 एंड 15 क्या होता है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जितने भी आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन गोल्स को सबसे ज्यादा अचीव करने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया में। तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है केरला, उसके बाद आता है तमिलनाडु। इसके अलावा अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ ने, जैसे इसमें ना स्कोर दिया जाता है हर एक गोल को 100, तो 100 में से 68 स्कोर किया है चंडीगढ़ ने, एंड ये टॉप यूनियन टेरिटरी में आता है। इस तरीके से छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, बताइए। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया सब कुछ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देती हूँ, अच्छा पानी और साफ सफाई यानी कि सैनिटेशन और क्लीन वाटर से रिलेटेड कौन सा गोल है। कौन सा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से, कौन सा गोल है जो हमें साफ पानी और सैनिटेशन की सुविधा या इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं अर्थ के 4 स्फीयर्स के बारे में। अब अर्थ के 4 स्फीयर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्फीयर आ गया, देखो, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में बर्ड्स और ये सब चीजें आती हैं जो कि हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है एयर, जिसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। देखो यहाँ पर है बायोस्फीयर, वायुमंडल। ठीक है, सो ये 4 है। ऐसे याद रखो, हिंदी मीडियम वालों को पहले बता देती हूँ, ये होता है स्थल मंडल, लिथोस्फियर, जलमंडल, हाइड्रोस्फियर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और जीवमंडल, बायोस्फियर। ठीक है, ये बायोस्फीयर को जीव मंडल बोलना है। तो ये 4 स्फीयर्स होते हैं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मिट्टी पत्थर ये सब अलग स्फीयर में आते हैं। हवा जो है, हमारे आसपास गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, और गैसेस यहाँ वहां घूम रही होती है, ये सब चीजें एटमॉस्फेयर में आती हैं। बायोस्फीयर में पक्षी और ये जो आसमान में उड़ते हैं ये सब आते हैं। हाइड्रोस्फीयर में आते हैं पानी से रिलेटेड चीजें। ठीक है, सो ये है पृथ्वी के 4 स्फीयर्स। अब इन 4 स्फीयर्स को बांटा गया है और भी भागों में। ठीक है, इनको और भी भागों में बांटा गया है। खास करके एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में 5 परतें होती हैं, जो बढ़ती ऊंचाई के साथ होने वाले तापमान में बदलाव से निर्धारित होती हैं। एंड पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को लगभग 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्राह्म्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, नोट कर ली चीजें। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे कि अर्थ के कितने स्फीयर हैं, उसमें से जो एटमॉस्फेयर है उसको आगे कितनी परतों में बांटा गया है, कितनी लेयर्स में बांटा गया है। अब यहाँ पर जितने भी स्फीयर्स, हमने अभी तक 4 स्फीयर्स पढ़े, कौन से स्फीयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। लिथोस्फीयर में, जैसे मैंने आपको बताया, लिथोस्फीयर में क्या आता है, मिट्टी और ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, स्थल मंडल जिसको बोलते हैं, इसमें सॉइल, मिनरल, पत्थर, रॉक्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। ओके, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, पानी, जैसे ओशन है, समुद्र है, सीज है, रिवर है, नदियां हैं, लेक है, झील है, ग्लेशियर, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, ये सब चीजें हाइड्रोस्फीयर में है। एटमॉस्फेयर क्या बताया था, एटमॉस्फेयर बताया था वायुमंडल, एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब चीजें हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या बताया मैंने, ये बताया वायु सॉरी जीवमंडल, जिसमें पेड़ पौधे, एनिमल्स, बायो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, पेड़ों में छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे से फ्लाइज, ये सब जो हैं, ये सब आपके बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। ओके, अब जैसे हमने बात की कि एटमॉस्फेयर में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, है ना, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ये सब हमने देखे। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है। अब देखो क्या होता है कि ये अगर हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का जो ये आउटर बॉर्डर होता है ना, इसमें ये सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अब ये है हमारे पास सन, सूर्य।
सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे हमें हीट मिलती है। ये जो लेयर्स होती है ना, ये लेयर्स कहीं न कहीं अपना-अपना काम करती हैं और पृथ्वी पर सूर्य की हानिकारक किरणों को आने से रोकती हैं। कुछ किरणें तो हम तक पहुँचती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो इंसानों के लिए या फिर पशु-पक्षी, पेड़-पौधों के लिए हानिकारक हैं, उनको वो आने से रोकती है। ठीक है? जिसमें से एक है ओज़ोन लेयर। ओज़ोन परत अब डिप्लीट हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है। क्षरण का मतलब होता है कि ये लेयर अभी समय के साथ-साथ क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। अब देखो ओज़ोन लेयर क्या करती है, ओज़ोन लेयर ना एक बहुत इम्पोर्टेंट लेयर होती है, जो कि सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से हमें बचाती है। यूवी किरणों का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये ह्यूमन स्किन के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत हानिकारक होती है। इनको हम इंसानों तक पहुँचने से बचाती है। लेकिन क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग अपने पर्यावरण का का ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्लास्टिक यहाँ-वहाँ फेंक रहे हैं, गंदा पानी यहाँ-वहाँ फेंक रहे हैं और इन सब चीज़ों की वज़ह से पॉल्यूशन और ये सब चीज़ें ग्रीन हाउस गैसेज़ इन सब की वज़ह से ओज़ोन लेयर जो है वो समय के साथ-साथ पतली होती जा रही है, जिससे कि सूर्य की यूवी रेज़ हम तक पहुँच रही है। तो इसको अब देखो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि हम ओज़ोन लेयर को बचाने की ओर कदम रखते हैं। जैसे कि इसमें एक पहला प्रोटोकॉल है, एक पहला रूल है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एग्ज़ाम में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा अभी तक अगर आप लोगों ने तैयारी जैसे कर ली है एग्ज़ाम की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को क्या किया गया था? विश्व के कई देशों में शुरू किया गया था एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओज़ोन लेयर से ही रिलेटेड है। ओज़ोन लेयर को बचाने के लिए इसको बनाया गया था। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, मानव की जो डे टू डे रूटीन है, उसकी वजह से ही ओज़ोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स का भी रोल होता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम सीएफसी की बात करें, आप लोगों ने बचपन में ये सब चीज़ें सुनी होंगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है? ये देखो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। है ना? सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इरोजन इन द ओज़ोन लेयर, ठीक है? ओज़ोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा कुछ और भी केमिकल हैं जैसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हैलोजन है, ये सब इस लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। अब ह्यूमन भी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, वो कैसे? आप लोगों के घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, आप लोग प्लास्टिक यूज़ करते हो, आप लोग घर में जब पेंट करते हो उसकी जो स्मेल होती है, हम बोलते हैं ना घर में फ्रिज को बहुत देर खुला नहीं रखना चाहिए, घरवाले बोलते हैं कि फ्रिज को खुला मत रखो, जो सामान निकालना है उसको निकालो और बंद कर दो इमीडिएटली। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे जो गैस निकलती है उससे जो केमिकल रिलीज़ होता है, वो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ओके? इसके अलावा ओज़ोन लेयर के डिप्लीशन के लिए कुछ केमिकल्स के नाम हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला है सीएफसी, यहाँ पर लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दूसरा क्या है? दूसरा है रॉकेट लॉन्चेस, जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं उससे जो गैस निकलती है। उसके अलावा है नाइट्रो NO2 है जैसे NO है। N2O है, नाइट्रस वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें। इसके अलावा नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें अगर एक ही जगह पर बड़े दिनों तक लगातार पड़ती रहती है, बिना बारिश के या बिना इस चीज़ के, तो वहाँ पर वो थोड़ा-सा ना होल करता रहता है, जिसकी वजह से ओज़ोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, ओके? जैसे हम लोग आग बुझाने वाला वो जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसमें जो गैस होती है वो भी क्लोरोफ्लोरो को रिलीज़ करती है, हैलोन्स को रिलीज़ करती है जिसकी वजह से पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, ठीक है? ओके, सो इसी के साथ अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेज़। सो देखो ग्रीन हाउस गैसेज़ में से भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है जिसमें सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी गैसेज़ होती हैं पहले तो ये बताइए? टोटल 5 गैसेज़ होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 56%, मीथेन 18%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 13%, ओज़ोन 7% और नाइट्रस ऑक्साइड
6%। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोसियस गैसेस जो होती है ना, तो नाइट्रस वाली गैसेस जो होती हैं, वो हमारी पृथ्वी को नुकसान ही पहुंचाती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ये वो गैसेस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हीट जनरेट करती है एंड ग्लोबल वार्मिंग का ये सबसे बड़ा कारण होती है। आप लोगों ने सुना होगा आजकल मौसम कैसा चल रहा है? ये है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? अब देखो, अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को पता है कि मौसम अभी कैसा चल रहा है। एकदम से बारिश, एकदम से धूप, एकदम से ठंडी, एकदम से गर्मी, इस तरीके का मौसम चल रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इसको आप सब बोलते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये सबसे पहले जानिए। ग्लोब जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है। किसकी वजह से? ये जो एक्स्ट्रा गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हमारी पृथ्वी में एक्स्ट्रा लेवल पर बढ़ रही हैं, ये नुकसान पहुंचा रही हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है? इसमें जैसे कि सरफेस ओजोन O3 की बात करें, ये एक सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस है जो कि पॉल्यूटेंट्स, जब बहुत सारे पॉल्यूशन, बहुत सारे प्रदूषक हमारे आसपास घूम रहे होते हैं ना, वो प्रदूषक जब हवा में मिलते हैं, सूर्य की किरण में मिलते हैं, तो वो इस गैस को रिलीज करते हैं, इस गैस को बनाते हैं और जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रदूषण को कम करो, हमारी पृथ्वी अपने आप सही सलामत बच जाएगी, ठीक है? सो ग्रीन हाउस गैसेस का नाम याद रख लिया, एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग की बात हम कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, ठीक है? जो हमारा टेम्परेचर है पृथ्वी का, ठीक है, उसका जो तापमान जो है पृथ्वी का, वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ। अर्थ का जो आसपास का सरफेस है, हवा है, ओशन है, वो क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। समुद्र में पानी इतना गर्म हो जाता है कि उसके अंदर की जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो गई हैं। कितनी सारे मछलियों की प्रजाति हैं जो खत्म हो चुकी हैं, अब आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। कितने सारे जंगल में ऐसे जीव हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। अब जिनको बचाने के लिए बहुत सारी मोदी जी ने स्कीम्स लाई हुई हैं, ठीक है? अब ग्लोबल वार्मिंग का भी कुछ कारण है, जैसे कि वनों की कटाई हम कर रहे हैं। वनों की कटाई आपने बचपन में पढ़ा होगा, वनों की वजह से बारिश होती है ज़्यादा। वनों को हम काट रहे हैं तो बारिश कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग जो वाहन यूज़ कर रहे हैं, उससे जो धुआँ निकलता है, जो पेट्रोल, डीज़ल कार्स, देखो आपको पता होगा शायद डीज़ल कार्स अभी आना बंद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि डीज़ल जब वो गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे गंदी स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर है। इंडस्ट्रीज़ होती है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ से काला धुआँ या गंदा धुआँ निकलता है। एग्रीकल्चर, खेती-बाड़ी के लिए जो आप स्प्रे करते हो, कीटनाशक करते हो, उससे भी बहुत सारा नुकसान पहुँचता है हमारी पृथ्वी को, ठीक है? और ये सब चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ये सब चीज़ें एक-दूसरे के साथ रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे अगर हो जाए तो क्या हो जाता है? ये ग्लोबल वार्मिंग करने लग जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ह्यूमन की एक्टिविटीज़ भी हैं, थोड़े से नेचुरल गैसेज़ भी हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं नुकसान पहुँचाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो डायरेक्टली उसका लिंक किसके साथ है? क्लाइमेट चेंज के साथ है। क्लाइमेट चेंज क्या करता है? वातावरण में एकदम से परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि नुकसान तो सबको है ही, है ना? तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद बढ़ते हैं कि पॉल्यूशन क्या होते हैं? प्रदूषक आपको पता है कि क्या होते हैं? वायु में, भूमि में, जल में अलग-अलग प्रकार के प्रदूषक हमारे पास होते हैं। वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो ये जितने भी प्रकार के प्रदूषक हैं, ये कैसे होते हैं? अब मान लीजिए हमारी आस-पास का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे आस-पास हवा घूम रही है, वो हवा में अगर कुछ गंदगी फैल जाए, कुछ केमिकल रिलीज़ होकर आ जाए, तो वो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ समय पहले आपने सुना होगा बहुत सारे लोग इस वजह से मर गए, क्योंकि क्यों मरे थे? क्योंकि देखो किसी एक फैक्ट्री से गैस रिलीज़ हुई थी। मुझे क्लियर अभी याद नहीं आ रहा वो किस स्टेट की न्यूज़ थी। आपको किसी को अगर स्टूडेंट को याद है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मुझे भी एक बार याद हो जाएगा। उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई फैक्ट्री थी, वहाँ से कोई गैस रिलीज़ हुई थी, जिसकी वजह से कितने सारे आस-पास की सिटीज़ के और कितने सारे लोग मर गए, एकदम से उनकी अचानक से मौत हो गई। तो वो एयर पॉल्यूशन होता है।
पानी में पॉल्यूशन कैसे होता है? मान लीजिए पानी में अंदर कुछ केमिकल आ गया या कुछ भी हो गया जिसके वजह से लोग वो कई पानी पीते हैं, है ना? तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। आप लोग अपने घरों का पानी या गंदी फैक्ट्री का पानी नदियों और नालों में मिला रहे हैं। आगे जाकर वो मछलियाँ हैं और भी जीव हैं पानी के अंदर रहने वाले, वो सब अगर उस पानी को पिएँगे तो उन सबको तो कितना नुकसान हो जाएगा। वो वाटर पॉल्यूशन है। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? अपने लैंड पे जो हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? सो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गई हैं आपको चीज़ें। ठीक है? ओके, सो इसी के साथ जैसे एयर पॉल्यूशन, गाड़ियों का धुआँ है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स हैं, हीटिंग प्लांट्स हैं, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है? एयर पॉल्यूशन में देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में ये आता है कि जब एयर पॉल्यूशन होता है, वायु में हवा में जब प्रदूषक फैल जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली गैसेज़ उसमें कौन-सी जनरेट होती हैं? वो है CO, कार्बन मोनोक्साइड, दूसरी है लेड, तीसरी है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारे एयर पॉल्यूशन है, स्मॉग है, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है? लैंडस्लाइड हो गया जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ये सब की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण एग्रीकल्चर है। मिट्टी खराब कैसे होती है एग्रीकल्चर की वजह से? आप लोग जैसे कुछ खा रहे हो, स्नैक्स खा रहे हो, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को यूज़ कर रहे हो, वो बॉटल को आप फेंक दोगे 10-15 साल के बाद भी वहाँ पर देखोगे तो वो बॉटल आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी। वो गलती ही नहीं है लेकिन वो ज़मीन जिस जगह के आस-पास होती है उस पूरी ज़मीन को बंजर ज़रूर कर देती है। तो एग्रीकल्चर में और क्या होता है अब जैसे आप लोग देखो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए या फिर कई बार कुछ ऐसे कीटनाशक मार देते हो ज़मीन पर, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी में मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहती, तो वो भी एक सॉइल पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अगर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी सॉइल पॉल्यूशन करती है। मृदा का प्रदूषण, ठीक है? मृदा ज़मीन जो होती है, सॉइल जो होती है उसको मृदा प्रदूषण कहते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर-शराबा है, ध्वनि प्रदूषण जिसको कहा जाता है, ठीक है? आपके आस-पास बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा है। जैसे कि देखो अगर पूरे वर्ल्ड में हम बात करें ना, सबसे ज़्यादा नॉइज़ वाली सिटी कौन-सी है? सिटी चाइना में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया में न्यू दिल्ली आता है। तो देखो दिल्ली इसमें भी दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण दिल्ली में होता है दूसरे नंबर पर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है? उसके बाद चौथे नंबर पर आता है फिर इंडिया। इंडिया में मुंबई चौथे नंबर पर है ध्वनि प्रदूषण के नाम पर। ओके? सो अब देखो ध्वनि प्रदूषण की जैसे हम बात कर रहे थे उसके बाद इन इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स पर जाते हैं। सो हम लोग जब ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे थे, सो इसमें इसके नुकसान क्या-क्या होते हैं? कइयों को मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, फिज़िकल इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? बिहेवियरल डिसऑर्डर, स्लीप अच्छे से नहीं आती, अगर आपके घर के आस-पास बहुत ज़्यादा शोर है, तो आप अच्छे से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर आपके इसका फ़र्क पड़ सकता है, आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो सकता है, आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से होती है। इतना आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस पर, जो कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए गए हैं। सो इसमें आप इम्पोर्टेंट जो यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके नाम मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले। ये है एक तो पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, देन वी हैव रियो समिट और लास्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA। ठीक है, सो ये देखो अब होते क्या हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी-अभी बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है? ये ओज़ोन लेयर के लिए बनाया गया है। ओज़ोन लेयर को बचाने के लिए ये बनाया गया है, जो वो पतली होती जा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे नुकसान पहुँचता जा रहा है, उसको बचाने के लिए बनाया गया है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
आपका जो हमने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा, उन गोल्स को अचीव करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी अपना साथ दे रहा है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको डिज़ाइन किया गया है ओज़ोन लेयर को बचाने के लिए। 16 सितंबर 1987 में इसको एग्री कर लिया गया था। मॉन्ट्रियल की बात कर रही हूँ, ठीक है? 16 सितंबर 1987 में इसके लिए एग्रीमेंट साइन हो चुका था, इसको फाइनल कर दिया गया था और 1 जनवरी 1989 से इसको लागू कर दिया गया था। डिफरेंट टाइम टेबल है इसमें हर एक चीज़ को डेवलप करने के लिए और कुछ कंट्रीज़ देखो इसमें ना बहुत सारी कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, इस गोल को अचीव करने के लिए। सो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि डेवलप हो चुकी हैं, पूरी तरह से बन चुकी हैं, एक अच्छी स्थिति में हैं और दूसरी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। जो कि अभी बन रही हैं, प्रगति की ओर बढ़ रही हैं। सो सभी के लिए अपने-अपने टारगेट्स का यहाँ पर लेवल दिया गया है, एक-एक फाइनल किया गया है कि कौन-सी कंट्री कितने समय में कितना टारगेट पूरा करेगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 5 के अंदर इसके बारे में लिखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कितनी कंट्रीज़ हैं? मैंने आपको बताया ना ये सिर्फ़ इंडिया के लिए कन्वेंशंस और ये नहीं बनाए गए हैं, इसमें वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए टोटल 197 कंट्रीज़ की भागीदारी है। 197 कंट्रीज़ के लोग मिलकर ये देखना चाहते हैं, अपनी ओज़ोन लेयर को बचाना चाहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ गोल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2030 तक ये गोल्स अचीव करने हैं। लेकिन एक चीज़ होती है HFC, ये होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसके यूज़ को, उसकी खपत को कम से कम 80% तक घटा देना है, ये टारगेट भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर है एंड ये टारगेट रखा गया है कि 1947 तक हम ज़रूर पूरा कर रहेंगे। ओके? अब देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, उसको गोल्स को अचीव करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो सारे गोल्स को ये अचीव नहीं करेगा। गोल्स में ये आता है 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13 एंड 17 ये गोल्स हैं जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है? इतनी चीज़ें आई होप स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं आप सभी के लिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं पेरिस एग्रीमेंट पर। सो पेरिस एग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं जिससे कि नुकसान पहुंच रहा है बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये सब चीज़ें हमें पेरिस एग्रीमेंट बताता है। पेरिस एग्रीमेंट को कॉप 21 भी बोला जाता है। कॉप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बता देती हूँ कि कॉप की फुल फॉर्म होती है, क्या फुल फॉर्म होती है कॉप की? चलो ऐसे करते हैं, बाद में जो डिस्कस करेंगे ही। एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए कॉप जो है कॉप 21 इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीओपी की फुल फॉर्म क्या है? पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इतना आपको पता चल गया। और ये क्या करता है? पेरिस एग्रीमेंट क्या करता है? क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहे हैं उनको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए डिसीजन लें, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। इसको 2015 में अडॉप्ट कर दिया गया था, अपना दिया गया था। क्लाइमेट चेंज में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, हिंदी मीडियम वालों को भी बताती हूँ। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडेप्टेशन और फाइनेंस। ये तीनों चीज़ों के लिए पेरिस एग्रीमेंट रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जलवायु परिवर्तन में शमन, अनुकूलन और वित्त। इन 3 चीज़ों के लिए पेरिस एग्रीमेंट कॉप 21 रिस्पॉन्सिबल है। ओके इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस।
ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कैसे घटाना है, ये डिसाइड करने के लिए और इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। इट वॉज इंटरनेशनल ट्रीटी। सिर्फ ये इंडिया में काम नहीं हो रहा, इस पे इंटरनेशनल लेवल पर काम हो रहा है। दैट एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखो ये एक नई चीज है, UNFCCC, ये आपने जरूर सुना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये टर्म देखी होगी। UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का विस्तार। ये एक फ्रेमवर्क था जिसको 1992 तक यूज किया गया एंड इसको एक्सटेंड किया गया, इसको बढ़ाया गया और लंबे समय तक, एंड बाद में इसका नाम दे दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, सो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने, उसकी यूज को, उसकी एमिशन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। और मानव निर्मित CO2 एमिशन जो है ये सब इसके अंदर आता है। क्योटो प्रोटोकॉल को कब कहाँ बनाया गया, देखो जापान, आपने सुना होगा जापान, जापान में एक जगह है क्योटो, वहां पर इसको जो है अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को। 11 दिसंबर 1997 को इसको अपनाया गया था क्योटो जापान में, इसलिए इसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। एंड इसको लागू किया गया 16 फरवरी 2005 से। और इसमें कितनी पार्टीज हैं, इसमें टोटल 192 पार्टीज हैं। ठीक है, 2020 तक की अगर डेटा की बात करें तो इसमें टोटल 192 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको बता दी है। सो क्योटो प्रोटोकॉल और ग्रीन हाउस गैसेस में से किसी भी गैस का नाम अगर वहां पर आपको नजर आता है एक साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद आता है फिर रियो समिट। रियो समिट क्या है, रियो समिट को रियो अर्थ समिट 1992, एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसको रियो डी जेनियो के नाम से भी कहा गया था। ठीक है, सो ये कब शुरू हुआ, 3 से लेकर के 14 जून 1992 तक पहला रियो समिट हुआ था। ठीक है, it gave the concept of sustainable development to be combined economic growth with economical responsibilities. So Rio Summit किससे रिलेटेड है, रियो समिट एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सतत विकास जो है पृथ्वी का, एनवायरमेंट का, उससे रिलेटेड बात आती है। सो गो फॉर रियो समिट, अर्थ समिट भी इसको बोला जाता है। The 4 categories covered in Agenda 21 प्रपोज इन रियो समिट आर, तो इसको 4 कैटेगरीज जो हैं उस समय इसके प्रस्ताव में रखी गई थी। ठीक है, सो ये 4 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है सामाजिक और आर्थिक आयाम, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, सॉरी यहाँ पर ऐसा आएगा। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक आयाम। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत करना, ये स्टेटमेंट भी रियो के अंदर आती है। तीसरा है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन के साधन। चौथा है रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसाधन। ये सब चीजें रियो समिट के अंदर काउंट की जाती हैं। अगला आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये क्या करता है, सोलर से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, एग्जाम में जरूर आते हैं। सो अभी देखो एक क्वेश्चन आपको पता होगा शायद, अगर आप लोगों ने जो 26 जनवरी को परेड होती है ना, टीवी में आती है, अगर आप लोगों ने वो सुनी होगी, तो आपको पता होगा कि इंडिया का वो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पूरे तरीके से सोलर पावर को यूज करने वाला पहला स्टेट बना है। इंडिया का कौन सा स्टेट है पता है आप लोगों को, नहीं पता तो भी मुझे कमेंट करिए कि नहीं पता है, ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊं। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है वो, आपको पता होगा ना कि करंट अफेयर भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस
is an action-oriented, member-driven, collaborative platform for increased development of solar energy technology. इस अलायंस के अंदर क्या हुआ, इस गठबंधन के अंदर ये डिसाइड किया गया कि सूर्य की किरणें हमें मुफ्त में मिल रही हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल चीज है, तो क्यों ना हम इसको यूज करके ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि हर चीज सोलर एनर्जी के साथ ही चलाई जा सकती है। अब आपने जैसे देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर लाइट्स हर घर में बांटी हैं, ठीक है, कुछ फ्री हैं, कुछ पैसे देकर हैं, बट बहुत कम उसके लिए पे करना होता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का यही कारण है कि वो बताना चाहते हैं कि सोलर एनर्जी एक पावरफुल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी आप इस तरीके से बचाइए सोलर प्रोडक्ट्स को यूज करके। सोलर वॉच आ चुकी हैं, आपके घर की छत पर सोलर पैनल लग सकते हैं, जहां से आपको गीजर और ये सब चीजें यूज नहीं करनी पड़ेंगी। सोलर से ही, सोलर एनर्जी से ही आप क्या करोगे, गर्म पानी आपके नलकों में से आएगा। आपके घर की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारी सोलर पैनल के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इससे आप लोगों का भी फ़ायदा है, क्योंकि आप सबके भी पैसे बच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो करते हैं, उससे कितना नुकसान हमारे पर्यावरण को भी होता है, तो उससे भी उसको बचा सकते हैं हम। पर्यावरण को भी बचाएँगे, अपनी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ भी ये हो जाएगी, ठीक है? सो इसमें इंडिया और फ्रांस जो है, सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव ये उठाया था, और इसका विजन है। विजन का क्या मतलब होता है? विजन का मतलब होता है इसकी जो दृष्टि हम बोल सकते हैं, ठीक है? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। ठीक है, सो ये इसका टैग लाइन है, आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आता है कि लेट अस मेक द सन टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, किसका टैग लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये टैग लाइन है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये एक मिशन रखा है, एक मिशन बनाया है कि कोई भी घर, कोई भी विलेज दूर नहीं है, हर जगह पर हम ये लाइट हर घर में पहुंचा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का एक मिशन है इसको लेकर, ठीक है। और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 106 कंट्रीज हैं जिन्होंने आईएसए के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना ये चीज और आती है। अब आपको पता होगा कि कोई बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर धूप नहीं आती। सूर्य का मतलब वो उनका पॉइंट ही ऐसा है, वो देश हैं ही ऐसी लोकेशन पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर धूप नहीं आती, तो वहाँ पर ये सोलर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे इंडिया है, यहाँ पर हमें पता है कि कितनी अच्छी धूप हम लोगों को मिलती है, ठीक है। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडियंस के लिए। इसके अलावा आईएसए के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए थे, जिसमें कि पहला प्रोजेक्ट का नाम है ओसोवॉग। ओसोवॉक का मतलब है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। ये SUN वाला सन है, ठीक है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। एक ही हमारे पास सूर्य है, एक ही हमारे पास विश्व है, और एक ही तरीके से हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। वन ग्रिड में एक ही चीज बनाकर इसको रखेंगे। दूसरा है इसका, इसको बोलते हैं I*C। I*C मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है। सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र। तीसरा इनिशिएटिव जो है वो है ITEC, आईटेक। ये क्या है? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना। तो ये 3 योजनाएं हैं जो कि आईएसए के अंदर आती हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे मिशन तैयार किए हैं। सो उसमें कुछ मिशन ऐसे हैं, जिसमें पहला है NSM, नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन जिसका नाम है। दूसरा है INDC टारगेट, ओके। इसका ऐसा था कि सोलर पावर प्लांट्स लगाने हैं 2022 तक, तो ये टारगेट काफी हद तक अभी अचीव हो चुका है। तीसरा है सोलर पार्क स्कीम, सोलर पार्क स्कीम।
ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये अभी सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में हमें कंप्लीट इस यूनिट को कवर करना है। अगर आप चाहते हो कि सोलर एनर्जी और इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकती हैं, वो उस पे सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो भी मुझे बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आती है कैनल बैंक एंड कैनल टॉप स्कीम। नेक्स्ट है इसमें बिल्डिंग स्कीम, सॉरी बंडलिंग स्कीम। ओके, बंडलिंग स्कीम के बाद आता है ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम। इसको नोट कर लीजिए, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम। ठीक है, सो ये 6 स्कीम मैंने आपको बताई जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें यही इनका टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ कैसे करें, कैसे इसका बेनिफिट हम सबको होना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। बात आती है कॉप की, होमवर्क दिया था। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज में का यहाँ पर मतलब है बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर अपने एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ मीटिंग्स रखी हैं जो कि हर साल होती है। एंड हर एक मीटिंग का कुछ टारगेट होता है। हर साल एक नई कंट्री उस मीटिंग को होस्ट करती है, कॉप को होस्ट करती है, ठीक है। To review the national communication and emission inventory submitted by parties, the expansion of greenhouse gases emission, financing energy transition in poorest countries, reduction of methane emission, organization of carbon market, ये सारी चीजें इसमें कंट्रोल की जाएंगी, ठीक है। अब देखो, डायरेक्टली बढ़ते हैं आगे। देखो, COP 28 होना है अभी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो, ये COP 26 2021 में हुआ था, ग्लासगो नाम की जगह में हुआ था। COP 27 नवंबर 2022 में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। उसके बाद COP 28 होने वाला है दुबई में। ये आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको COP 21 बताया था ना, पेरिस एग्रीमेंट। COP 21 बोलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेरिस में हुआ था, 2015 में हुआ था। पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और 2015 नवंबर 2015 में ये हुआ था, ठीक है। इस तरीके से 2 चीजें होती हैं। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। ये आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। एंड ये स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं। अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। वो भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी होगी। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आज सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरीज रहती हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको सेशन आपको चाहिए तो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।